हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर है, ये सेक्टर क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। इन आप चित्रों में देखोगे, इन फोटोज़ में देखोगे आप, तो आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिखेंगी। कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और कुछ जो है सर्विस से रिलेटेड है। प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी जैसे ईंट बनाने का काम चल रहा है और ये कॉटन उगाने का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये और ये तो ये जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसमें बना रहे कुछ। और सर्विस से रिलेटेड ये ट्रेडर, ठीक है, दुकानदार है जो कपड़े बेच रहा है, कुछ बना नहीं रहा है, सिर्फ बेच रहा है, सर्विस दे रहा है। यहाँ पे कूली की जो इमेज है, तो कूली भी कुछ बना नहीं रहा है, सिर्फ सर्विस दे रहा है। आपका सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख रहा है। तो कूली के ऊपर में है पोस्टमैन की फ़ोटो, तो पोस्टमैन भी जो है सर्विस देता है, ठीक है। एक लेटर जो है आपके घर तक के ला के देता है, कहीं से जो आता है। तो ये सर्विस सेक्टर है। तो हमारे जो आसपास में ऐसी एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी हर सेकंड हर मिनट चलती रहती है। तो इन जो है एक्टिविटी को समझे कैसे, तो इनको हमने समझने के लिए ग्रुप में जो है बना दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज़ करेंगे और हम इन ग्रुप को जो है सेक्टर कहते हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है मेनली 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे जो उत्पादन यानी इसको प्रोडक्शन का काम जो है, क्रॉप्स जो भी फार्मिंग की एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएंगी एग्रीकल्चर से। और जो है पास्चोरियल, जानवर को जो है बड़ा करना, बेचने के लिए, मिल्क करने के लिए डेयरी का प्रोडक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा। माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगा, फॉरेस्ट्री यहाँ पे आ जाएंगे, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन। सेकेंडरी सेक्टर में आएगा प्रोडक्शन, जो ठीक है प्राइमरी चीज़ों को यूज़ करके हम बनाएंगे, यानी प्राइमरी चीज़ के ऊपर प्रोसेस करके जो हम बनाएंगे वो सेकेंडरी आ जाएगा। जैसे हमने कॉटन जो है वो प्राइमरी का जो है आउटपुट है, प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट कॉटन। तो फिर कॉटन को हमने जो है प्रोसेस किया, उससे धागा बनाए, फिर धागे से कपड़े बनाए। और प्राइमरी का जो है आउटपुट है लकड़ी, लकड़ी से हमने फर्नीचर बनाए। प्राइमरी से जो है हमने ओर निकाले हैं, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी करके ओर निकाले हैं, उससे लोहा बनाया, फिर लोहे से कार बनी है। इसी तरीके से प्राइमरी से लेदर मिला है, फिर उससे हमने शूज़ बनाए हैं। इस तरीके से चलता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी के बारे में। हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करती है, ठीक है। एग्जांपल देख सकते हैं अपने कॉटन प्रोडक्शन का। तो कॉटन जो है ज़मीन में उगता है, तो नेचुरल रिसोर्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, ये जो है कॉटन का जो प्रोडक्शन है, तो वो मेनली नेचुरल रिसोर्स पे डेवलप है, जैसा क्लाइमेट पे, रेनफॉल पे, सनशाइन पे, लेकिन मेनली नहीं है। हम इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से डेयरी एक्टिविटी जो है वो एनिमल के ऊपर डिपेंड करती है। एनिमल के अंदर में जो है केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से दूध मिलता है। तो डेयरी एक्टिविटी एनिमल के ऊपर और अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर के ऊपर डिपेंड करती है, जिससे मिल्क मिलता है, फिर मिल्क के कई सारी चीज़ें बनती है, पनीर बनता है, दही बनता है। ओके, तो ये जो है प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें हम जो है साफ माइनिंग की बात कर रहे हैं। वाई प्राइमरी, दिस इज बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट डैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। तो हम इसे प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाकी जो भी हम सेक्टर में और बाकी कुछ भी प्रोडक्ट बनाए तो उसका बेस बनता है, इसलिए हम इसे प्राइमरी कहते हैं। इन प्राइमरी चीज़ों को बना के फिर सेकेंडरी चीज़ें बनती है, फिर सेकेंडरी चीज़ों को जो है यूज़ करने के लिए जो टर्शरी का इस्तेमाल होता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग। तो प्राइमरी में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, एग्रीकल्चर आ रहा है, ठीक है, डेयरी एक्टिविटी आ रही है, फिशिंग एक्टिविटी, फिशिंग भी जो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, समंदर से मिल रहा है या फिर नदी से मिल रहा है, फॉरेस्ट्री, जंगल से जो भी प्रोडक्ट मिलता है। दिस सेक्टर इज़ नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए प्राइमरी चीज़ों को लेकर जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। इसके एग्जांपल जो है मैंने ऊपर में बता दिए हैं। नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे डेफिनेशन दी है।
एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की है। अब आते हैं हम टर्शरी सेक्टर पे। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी हो गई है, कॉटन जो है उग गया है, कॉटन को फिर निकालने के बाद में उसको स्टोर करने के लिए कोई गोडाउन रखेगा, ठीक है, गोडाउन से फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी लगेगी, ठीक है, और जो है इन सब के बीच में एक ट्रेडर लगेगा जो ट्रेड करेगा, फार्मर से लेगा फिर जो इंडस्ट्री को बेचेगा। तो इस तरीके से जो टर्शरी सेक्टर की रिक्वायरमेंट आती है। टर्शरी सेक्टर जो है खुद कुछ प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी को जो है सपोर्ट करता है। टर्शरी सेक्टर की सर्विस में हम देखते हैं, जैसे ट्रक आ गया है, ट्रेन आ गया है, तो ये सर्विस देते हैं। और जो है गोडाउन की सर्विस हो गई है, टेलीफोन और लेटर की। कम्युनिकेशन में भी क्या होता है, हमें कुछ मिलता नहीं है, हम जो है बात करते हैं। आज के तारीख में जो है ट्रेड करने के लिए या बिज़नेस करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम्युनिकेशन की सर्विस है। आप फ़ोन उठाते हो, फ़ोन लगाते हो, सिर्फ बात होती है, आपको कुछ मिलता है नहीं मिलता, लेकिन आप उसका पैसा देते हो क्योंकि कम्युनिकेशन सर्विस है। बोरो मनी, तो पैसा जो है लोग लोन लेते हैं, ये भी सर्विस है। आप पैसा ले रहे हो, फिर आपको पैसा वापस करना है, आप चाहे बैंक से कर सकते हो या मनी लेंडर से कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, तो ट्रेड भी जो है ट्रेडर्स है वो चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, तो ये सब जो है सर्विस सेक्टर का पार्ट है। सर्विस सेक्टर में जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असेंशियल सर्विस के प्रोडक्शन में डायरेक्टली जो है उनका योगदान नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं टीचर, डॉक्टर, लॉयर, कॉबलर, तो ये जो सब है ये भी जो है यहाँ पे आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि आपको सर्विस देखते हैं। टीचर आपको आता है तो सिर्फ आपको पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपको कुछ फिजिकल चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको मैंने चॉकलेट दिया है जो आपके पास में दिख सकती है, आप देख सकते हो, उसको हाथ लगा सकते हो, ऐसी कोई चीज़ दे रहा हूँ मैं नहीं। तो ये सर्विस सेक्टर है। जैसे टेलीफोन की आपकी सर्विस है, तो आप फ़ोन पे बात करते हो, आप उसको देख सकते हो, हाथ लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो ऐसे टीचिंग का भी है। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, कुछ सामान नहीं देता, सिर्फ चिट्ठी पे लिख के देता है, फिर आपको केमिस्ट के पास से जाके वो सामान खरीदते हो, दवाई खरीदते हो। तो यहाँ पे लॉयर की सर्विस, लॉयर आपके लिए जो है कोर्ट में, अदालत में लड़ता है, तो वो उसकी सर्विस है। बार्बर की सर्विस, बार्बर जो है आपके बालों में कुछ चेंज नहीं करता है, सिर्फ आपके बाल काट देता है या उसको सेट कर देता है, वो हो गया। वॉशरमैन, ठीक है, धोबी जो है आपके कपड़ों को सिर्फ धो के देता है, तो वो सर्विस है। तो ऐसी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटेंट सर्विस, तो ये इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और आज के तारीख में हम देखेंगे तो और नई सर्विसेज आ गई है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कैफ़ेज़ आ गए हैं, एटीएम बूथ आ गए हैं, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज़, तो ये सब जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हम कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये सभी जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये तीनों भी एक दूसरे से जो है इंटरडिपेंडेंट है। इसका हम एग्जाम्पल में भी देखते हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल हैड टू शट डाउन। अगर एक एरिया में वहाँ पे शुगर मिल है और आसपास के पूरे जो है गन्ना किसान मना करते हैं कि उनको जो है प्रोडक्शन, जो गन्ना इस मिल वाले को नहीं बेचना है, तो उस मिल वाले को जब गन्ना ही नहीं मिलेगा तो शुगर कैसे बनाएगा, तो उसे मजबूरन जो है अपनी शुगर मिल बंद करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू द कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल द कॉटन दे नीड फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। तो अगर जो है इंडस्ट्री वाले, कॉटन मिल वाले, उनको अगर कॉटन की रिक्वायरमेंट है तो इंडिया के मार्केट से नहीं लेते, वो फॉरेन से मंगाते। तो इससे क्या होगा, वहाँ के इंडिया के किसान जो है तो उनका कॉटन कोई ख़रीदेगा नहीं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको उसके प्राइस कम होंगी और उनको एक टाइम के बाद में स्विच कर देना पड़ेगा। जो चीज़ से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, मुनाफा नहीं बन रहा है और उनका मुद्दत भी नहीं निकल रहा है, ठीक है, जो उनकी लागत लगी है वो पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो उनको मजबूरन कॉटन उगाना छोड़ के कुछ दूसरा उगाना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या देखा था, फार्मर जो है अगर सेकेंडरी सेक्टर के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सेक्टर को बंद करना पड़ेगा, जैसे इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या देखा, इंडस्ट्री वाला अगर जो है बाहर से सामान, माल, रॉ मटेरियल मंगा रहा है तो फार्मर के ऊपर कैसे प्रभाव आ रहा है। थर्ड देखते हैं, फार्मर बाय मिनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर, पम्प सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर और पम्प सेट गो अप। तो क्या होगा, जैसे फार्मर को जो है ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, पम्प सेट की, पानी खींचने के लिए, बिजली की ज़रूरत, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की। अगर इनमें से जो सबकी इनकी या इनमें से कुछ चीज़ों की भी अगर
कीमतें बढ़ गई तो डायरेक्टली इसका बोझ फार्मर के ऊपर आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट में उन चीज़ों की जो है रेट बढ़ जाएगा, जैसे चावल है या कॉटन है उसका रेट बढ़ जाएगा, या फिर अगर रेट नहीं बढ़ा तो उसका जो नुकसान कॉटन के फार्मर को भरना पड़ेगा या उस किसान को भरना पड़ेगा, अपना जो है प्रॉफिट कट कम करके, ठीक है, उसका प्रॉफिट कम होगा। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय द ट्रांसपोर्टर एंड लॉरी रिफ्यूज टू टेक वेजिटेबल। ठीक है, खाने की चीज़ें जो है हम सबको चाहिए और हर रोज़ चाहिए, ये तो असेंशियल सर्विस है। ओके, अगर मान लीजिए इतना लॉकडाउन भी था, अगर मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाले जो है लॉरी वाले मना कर देते हैं कि हम जो है गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, कुछ धरने पे बैठ गए, तो उस टाइम पे क्या होता है, माल आना जाना रुक जाता है, तो जो सामान यहाँ पे होता है तो उनकी कीमतें बढ़ जाती है, वो भी एक टाइम तक। अगर वो सामान भी ख़त्म हो गया तो फिर जो है बहुत बड़ा जो है लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें, सब्जियाँ, राशन और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर का हमने देखा, अगर सर्विस सेक्टर ने अगर काम करना बंद कर दिया तो दूसरे सेक्टर पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब जो है इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। Companies in the three sector. The various production activity in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and service. तो हमने यहाँ पे देखा कि तीनों भी सेक्टर में है तो बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन और सर्विस करते हैं। तो इसमें हम तीनों में से देखेंगे कि कौन सा जो सेक्टर है ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लोगों को। तो इनमें से ऐसा कुछ होगा कि कोई सेक्टर या एक सेक्टर से ज़्यादा सेक्टर जो है आउटपुट ज़्यादा दे रहा हो, ठीक है, जीडीपी के इसमें। तो जीडीपी जो है आगे में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो है आउटपुट ज़्यादा दे रहा होगा, ओके, और एम्प्लॉयमेंट, और कुछ सेक्टर होगा जो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दे रहा होगा। तो इसमें कुछ जो है लीड करेगा सेक्टर, जो कुछ सेक्टर डोमिनेट करेगा, और अदर्स जो सेक्टर है रिलेटिवली स्मॉल साइज में रहेगा। हाउ कैन वी काउंट द वेरियस गुड एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन सेक्टर। तो हम जो है कितना सामान बन रहा है और कौन कौन सी सर्विस जो है, तो उसको हम टोटल प्रोडक्शन को कैसा हम गिनेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि पहले हम प्राइमरी सेक्टर लेते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कि एक गन्ना किसान है, तो उसने जो है 10 टन गन्ना उगाया है, तो इसका हमने 10 टन ले लिया, ओके। और फिर ये हो गया शुगर केन। उसके बाद में वीट वाला हो गया है, वीट वाले किसान ने जो है 5 टन वीट उगाया है। फिर राइस वाला हो गया है, ठीक है, तो इसने 10 टन उगाया है। तो हम क्या इसको ऐड करेंगे, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाएगा, ओके। क्यों? क्योंकि हम इसको अगर ऐड करेंगे, कितना वो क्वांटिटी है, तो मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमी में। इसको क्या इतना चावल इतना गेहूँ, और उनका जो है कीमतें भी अलग रहेंगी, कुछ चावल कुछ गेहूँ का जो है रेट उनकी क्वालिटी के हिसाब से डिटरमाइन होता है। तो इसके लिए जो है सेक्टर के आउटपुट को हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। कैसा, जैसे शुगर केन है, तो मान लीजिए ये शुगर केन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 10,000, ओके, 10,000। तो हमने इसके 10,000 का आउटपुट शुगर केन ने दिया। वीट ने जो है आउटपुट दिया है 5,000 का। और जो है हम राइस की बात जब करते हैं तो राइस ने दिया है 10,000 का आउटपुट दिया है। तो टोटल कितना है, 25,000 का आउटपुट जो है हमें मिला है। तो ये हमें 25,000 का आउटपुट जो है 25,000 का आउटपुट जो है हमें इससे मिला है, प्राइमरी सेक्टर से। तो ऐसे ही हम सेकेंडरी का मान लीजिए 25,000 का आउटपुट मिला है, और टर्शरी का जो है 30,000 का आउटपुट मिला है। तो हमने इन तीनों के आउटपुट को मिला के जो 80,000 आउटपुट मिला है, तो ये मान लीजिए तीनों सेक्टर का मिला के उस देश का आउटपुट है 1000, ओके। इसको मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया जीडीपी कैसे निकालेंगे, लेकिन मैंने आपको ये भी एक बात बताया था कि जो है एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड रहती है, एक दूसरे से निर्भर रहती है। जैसे मान लीजिए जो गेहूं का किसान है, तो उसने गेहूं उगाया है, ओके, तो उसने जो है 8 रुपये किलो के हिसाब से चक्की वाले को बेचा है, ठीक है, फ्लोर मिल वाले को बेचा है। फ्लोर मिल वाले ने उसको पिसा के 10 रुपये के हिसाब से बेचा है फैक्ट्री वाले को, जो बिस्किट बनाएगा, ठीक है। तो बिस्किट वाला जो है उसने 60 रुपये केजी के हिसाब से बेचा है। उसने फिर गेहूं में दूसरे जो है इंग्रेडिएंट शुगर डाला है और दूसरे इंग्रेडिएंट डाल के उसको 60 में बेचा है। तो अगर हम इसमें जो है, जैसे मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की आपको बात किया हूँ, तो अगर हम इसके हिसाब से करेंगे तो 8 रुपये, 10 रुपये, 60 रुपये, तो ये हो जाएगा टोटल 78 रुपये,
तो इसको इस तरीके से काउंट करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम डबल काउंट कर रहे हैं। ये गेहूँ की कीमत हमने फिर से यहाँ पे लगा दी है और ये फ्लोर की कीमत हमने फिर से यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो ये डबल काउंट, तो ये डबल काउंट को कैसे रोका जा सकता है? सर आपने ये जो है वीट को पिसा दिया है, तो इसमें तो चक्की के पिसाने की जो है वैल्यू 2 रुपये हो गई, 8 रुपये तो इसने पे किया है इसको, और 60 रुपये में से 10 रुपये तो इसने इसको पे किया है। तो इसके लिए जो हम डबल काउंट को ना हो, इसलिए हम वैल्यू फाइनल गुड की पकड़ते हैं। तो हम डायरेक्ट जो है बिस्किट का जो वैल्यूएशन उसका पकड़ेंगे 60 रुपये, ओके। तो 60 रुपये जो है, तो इस तरीके से हम फाइनल गुड की पूरी वैल्यू जो है निकालेंगे ऑल ओवर इंडिया, और इससे बनेगा हमारे जीडीपी, फाइनल वैल्यू। जीडीपी क्या होता है? एक देश में कितना जो है उसकी इकोनॉमी बना रही है, कितना प्रोड्यूस कर रही है, उसे हम जीडीपी कहते हैं, ओके। तो जीडीपी जो है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए गिना जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2020 की बात कर रहे हैं, तो एक जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के जितना भी हमारे देश में प्रोडक्शन होगा और उसका वैल्यूएशन जितना भी होगा, तो उसको हम जीडीपी में पकड़ लेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से जो है मार्च एंड तक के हमारा इंडिया में फाइनेंशियल होता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर, ठीक है। तो फाइनली जितना भी एक सेक्टर में बनता है, जैसे मैंने बात किया था, तो उसका जितना भी प्रोडक्शन होगा तो उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन होगा। द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द 3 सेक्टर, तो तीनों भी सेक्टर की जो प्रोडक्शन को मिला देंगे तो बन जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। तो ये कंट्री के अंदर में जो है चीज़ें बनने वाली चीज़ें, ठीक है, कंट्री के बाहर की जो इम्पोर्ट करी हुई चीज़ें नहीं, ओके। तो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, और ये पर्टिकुलर ईयर एक साल में जो होगा उसके लिए, उसे हम जीडीपी कहते हैं। और इंडिया में जो है जीडीपी निकालने का तो इतना बड़ा जो है टास्क, ठीक है, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जीडीपी निकालती है इन अ कोलैबोरेशन, तो है इन अ कोऑपरेशन विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। तो दूसरे जो है यूनियन टेरिटरी से और स्टेट से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है, इन्फॉर्मेशन लेती है, फिर बाद में कितना जो है देश में गुड और सर्विस बन रहा है तो उसको प्राइस देके इसका जीडीपी बताती है। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, तो अगर हम हिस्ट्री में अगर देखेंगे, जो आज हम डेवलप कंट्री कहते हैं, तो उनको अगर हम जो है ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो सबसे पहले जो है ग्रोथ यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में हुई, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के बाद में जो है उसके बाद में ग्रोथ सेकेंडरी सेक्टर में हुई। उसके बाद में अभी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ और आउटपुट दे रहा है वो है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो ग्रोथ कैसे हुई, एक टाइम पे वहाँ पे जो है डेवलप कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, या जो है फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो गई। तो फार्मिंग टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, जो है नई टेक्निक और एग्रीकल्चर मीन यूज़ करने लगे, और लोग वहाँ पे कम होने लगे, ठीक है। कम लोगों की प्राइमरी जो है प्रोडक्शन, प्राइमरी सेक्टर में ज़रूरत जो है कम हो गई। तो फिर वहाँ के लोग दूसरे सेक्टर में चले गए, ठीक है, जैसे आर्टिस्टिक काम करने लगे या और दूसरा कुछ काम करने लगे। और फिर सेकेंडरी सेक्टर में कैसे हुआ, ये देखिए शिफ्ट, पहला प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, फिर सेकेंडरी सेक्टर, बाद में टर्शरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में कैसा, फिर सेकेंडरी सेक्टर में जो है कुछ इन्वेंशंस हुए, कुछ रिवॉल्यूशंस हुए। तो उसके बाद में जो है ये रिवॉल्यूशन होने के बाद में इंडस्ट्रीज़ में जो बूम आते गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते गए, और जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बन रहे थे तो फिर ये जो प्रोडक्ट बाकी जो हैंडमेड प्रोडक्ट से कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा चीप थे। तो कम कीमत होने की वजह से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करने लगे, ठीक है, और इनका यूज़ बढ़ते गया, डिमांड बढ़ते गए, फिर प्रोडक्शन बढ़ते गया। इस तरीके से जो है सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा। फिर टर्शरी सेक्टर जो हम आज देख सकते हैं, आईटी कंपनी, टीचर्स, प्रोफेशन, तो आज जो है टर्शरी सेक्टर ये 100 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इफ़ यू ऑब्जर्व टुडे इन अ डेवलप नेशन, तो डेवलप नेशन में सबसे ज़्यादा जो है आउटपुट जीडीपी का देने वाली जो है टर्शरी सेक्टर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है तीनों भी सेक्टर का इंडिया में कैसा है। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्री। तो जैसे डेवलप कंट्री में हुआ तो वैसा हुआ है। आइए देखते हैं प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया।
तो इंडिया में जो है यहाँ पे 2 साल का यहाँ पे ग्राफ में डेटा है। तो एक जो है पहला जो है ईयर 71 का है और दूसरा है 2010 और 11 का। यहाँ पे जो है डेटा थोड़ा पुराना है कंपेरेटिवली बुक, लेकिन जो है डेटा में थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, कंसेप्ट सेम है। तो यहाँ पे क्या दिखता है, मैं आपको नए बुक के हिसाब से बताता हूँ, यहाँ पे इसको इग्नोर कीजिए। तो नए बुक के हिसाब से 1971 और 72 में हमारी जो इकोनॉमी थी, देश की जो जीडीपी थी, तो वो थी 5 लाख करोड़, और ये जो है 40 सालों में 10 गुना बढ़ गई, 50 लाख जो सॉरी 55 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ के ऊपर हो गई। तो जो है 10 गुना बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सभी सेक्टर में जो है डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है वो है टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ हुई है। तो जीडीपी का सबसे ज़्यादा जो पोर्शन दे रहा है 2011-12 में, तो दे रहा है टर्शरी सेक्टर। ओके, आप अगर 40 साल पहले देखोगे तो जीडीपी को लीड कर रहा कौन था? जीडीपी को लीड कर रहा था प्राइमरी सेक्टर। लेकिन अभी 40 साल बाद 2011-12 में जीडीपी को डेटा के हिसाब से जीडीपी को लीड कौन कर रहा है? टर्शरी सेक्टर लीड कर रहा है। तो इसके कुछ कारण हैं, तो इसमें हम देखेंगे 4 कारण देखेंगे। तो पहला कारण ये है, आज की तारीख में हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ पे मैं आपको टिक करके बताता हूँ। पहला तो ये हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पोस्ट, टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सब जो है इनको आप बेसिक सर्विस हम समझते हैं। तो हर गवर्नमेंट का काम है ये बेसिक सर्विस जो है अपने सिटीज़न को दे करके। तो इसलिए जो है सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। ये सब जो है पूरी की पूरी सर्विस एक्टिविटी है। सेकंड क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा है, इंडस्ट्री का भी प्रोडक्शन बढ़ा है और उसकी डिमांड भी बढ़ी है। तो इसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर को भी डेवलपमेंट होगा। एग्रीकल्चर का आउटपुट निकलेगा, इंडस्ट्री का आउटपुट निकलेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर लगेगा, बैंकिंग सेक्टर लगेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन सेक्टर की जो है डिमांड बढ़ेंगी। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है, व्यापारी भी बढ़ेंगे, छोटा व्यापारी और बनेंगे, बड़े व्यापारी बनेंगे। स्टोरेज के लिए कुछ जो है गोडाउंस वगैरह की इंतज़ाम करना पड़ेगा। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड ऑफ द सच सर्विस। तो जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी की सेक्टर की डिमांड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेंगी। तीसरा क्या है? इनकम लेवल राइज। तो तीसरा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों की इनकम बढ़ी। मान लीजिए आपके पास आज जो है 10,000 रुपये और आपके पास अगर कल जो है 1,00,000 रुपये आते हैं, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस है आप लोग अपने पास का जो है पैसा खर्च करोगे, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। जो आप अगर आज 1 kg जो है कंज्यूम कर रहे हो, तो आज कल 2 kg कंज्यूम करोगे, या उसमें जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट करोगे, ठीक है। तो डिमांड आपकी बढ़ जाएंगी। मोर सर्विस आप डिमांड करोगे, आप बाहर ज़्यादा खाना पसंद करोगे, ठीक है। टूरिज़्म जो है आप घूमने के लिए हर साल टूर निकालोगे, शॉपिंग आप ज़्यादा बाहर करोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है प्रीफर करोगे, लेकिन आपके पास पैसा बढ़ जाता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लोगे आप। तो इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में जो पुअर पर्सन है, जिसके पास में रिसोर्सेज कम है, तो वो हॉस्पिटल में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, अपने बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूल में डालता है। और कंपेरेटिवली रिच पर्सन, तो रिच पर्सन क्या करेगा? ये सब प्राइवेट स्कूल में जाएगा, प्राइवेट जो है हॉस्पिटल में जाएगा। तो ये सब इनकम के ऊपर है। तो इनकम बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और इन 100 सालों में लोगों की इनकम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसकी वजह से लोगों की डिमांड बढ़ी है, इसलिए टर्शरी सेक्टर में इजाफा हुआ है, बढ़त हुई है। और इस चीज़ें जो सिटियों में और बड़े सिटी में हम ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। फोर्थ क्या है? ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टन न्यू सर्विस सच एज दोस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड असेंशियल। तो ये जो है कुछ पास्ट डिकेड में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर इतना बढ़ गया है कि आज हमें कुछ भी काम होगा तो हम जो है बाय इंटरनेट हमारे फ़ोन के थ्रू, ऐप के थ्रू जो है कर सकते हैं। आपकी क्लासेस भी जो हो रही है तो यूट्यूब के थ्रू हो रही है या जूम क्लासेस के थ्रू हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। तो इस डेवलपमेंट की वजह से फ़ायदा किसका हुआ है? ठीक है, आपका जो टीचर है, तो टीचर तो था ही था,
इसमें जो है मीडिया में दो चीज़ें बढ़ गई, एक फ़ोन, आपको डिवाइसेस की ज़रूरत है, फ़ोन की, लैपटॉप की, और दूसरा है कम्युनिकेशन सर्विस। तो जो है कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड, नेट प्रोवाइड करने वाले, तो इनकी भी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपकी डिमांड बढ़ गई है और सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विस हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और इसके बारे में जो है हम फोर्थ चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से और बात करेंगे। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर डैट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इक्वली वेल। तो सभी के सभी सर्विस सेक्टर जो है इक्वली जो है ग्रोथ नहीं हो रहे। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। एट वन एंड देयर इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज डैट एम्प्लॉय हाई स्किल एंड एजुकेटेड वर्कर। तो सर्विस सेक्टर में भी जो है हम देखेंगे कि बहुत कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशंस दिखते हैं। कुछ जो सर्विस सेक्टर है बहुत हाईली जो है स्किल्ड और क्वालिफाइड लोगों को जो एम्प्लॉय करते हैं, और कुछ सर्विस सेक्टर जो है जहाँ पे उतना ज़्यादा स्किल और एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे छोटे दुकानदार को MBA या PhD करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके घर के पास वाले किराना दुकान में बैठेंगे, ठीक है। तो उतने एजुकेटेड या स्किल्ड पर्सन नहीं है। रिपेयर पर्सन, जो अगर आदमी पंचर दुरुस्त कर रहा है या आपकी गाड़ी रिपेयर कर रहा है, तो वो आदमी को जो है बहुत एक इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन उनके पास में कम रहता है, स्किल कम रहती है। ट्रांसपोर्ट पर्सन, ड्राइवर हो गए या ट्रांसपोर्ट मालिक हो गए या क्लीनर हो गए या उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, तो इन लोगों के पास में जो है स्किल एजुकेशन कम रहता है और इनकी जो है तनख्वाह भी कम रहती है। तो ये बेयरली मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ जीने के लिए, और ये जो है सर्विस इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनके पास में दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ इनके पास में दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ से जो ये ज़्यादा इनकम ला सके। हेंस ओनली द पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट ईयर। तो इसमें जो सर्विस सेक्टर में भी जो है वेरिएशंस है। तो कुछ जगह पे जो है स्किल्ड एजुकेटेड लोग हैं जहाँ की जो है डिमांड बढ़ रही है और लोग वहाँ पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, और कुछ जगह पे जो है पेमेंट उतना अच्छा नहीं है, पैसा उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो वहाँ पे लोग उतना प्रीफर नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास में कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ पे स्ट्रिक्ट है, चिपके हुए हैं। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। सारे से ज़्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है। हमारे सामने में ये ग्राफ है, ये जो है ग्राफ एम्प्लॉयमेंट शेयर का है कि कौन से सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 71 और 72 के डाटा के हिसाब से 40% जो लोग हैं, तो ये तो पुराना डेटा है जो नए बुक में रेफ़र है, तो 40% लोग जो है प्राइमरी एक्टिविटी में यानी खेती के कामों में, माइनिंग के कामों में, तो इसमें रिलेटेड थे। और उसके बाद में जो 20% लोग सेकेंडरी सेक्टर में रिलेटेड थे, और बाकी जो है 30% लोग वो थे टर्शरी सेक्टर में। हम जो है 40 साल में इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया है कि लीड कर रहा है टर्शरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा जो GDP का हिस्सा टर्शरी सेक्टर दे रहा है, उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर दे रहा है, उसके बाद में जो है प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। ये सबसे कम जो है GDP का हिस्सा दे रहा है प्राइमरी सेक्टर। फिर भी आज भी सबसे ज़्यादा जो है लोग एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है इनके जॉब क्रिएट नहीं करता है। एक टीचर जो है कई बच्चों को पढ़ा सकता है, ठीक है। एक मैनेजर कई लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो उसी तरीके से जो है टर्शरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में उतना ज़्यादा जो है उसको क्या करते हैं, मैन पावर इंटेंस जो है काम नहीं है। लेकिन अगर हम उसको एग्रीकल्चर देखते हैं तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग लगते हैं, और यहाँ पे जो है कुछ मजबूरी भी है लोगों की कि कुछ लोगों के पास में काम नहीं है, तो वो लोग जो है एग्रीकल्चर में स्टिक है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो इनके पास काम नहीं रहता है। एक मान लीजिए एक फैमिली है जहाँ की में 5 लोग हैं, उनके पास में 2 एकड़ खेती है, तो सभी के सभी लोग जो है खेती करेंगे, आपको खाली कोई नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे 3 ही लोगों की ज़रूरत है। तो 2 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड हम कह सकते हैं। तो ये लोग अंडर एम्प्लॉयड है, इसको अंडर एम्प्लॉयड को उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, तो हम इसको डिसगस एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। अगर वहाँ पे आसपास में कोई कंपनी खुलती है या वहाँ का जो है बड़ा फार्मर बोलता है इन 5 में से कि 2 को मैं अपने पास में काम पे रखता हूँ, तो ये 2 लोग अगर वहाँ पे काम पे भी चले जाएंगे तो उनका जो 2 एकड़ की खेत का प्रोडक्शन है वो कम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये जो है 5 फार्मर, एक परिवार के 5 लोग जो फार्मिंग करते थे, तो उसमें कि अगर 2 लोग कोई फैक्ट्री में या बड़े फार्मर के पास में काम पे भी जाते हैं, तो उनके जो है एग्रीकल्चर जितना उनकी खेती होती थी 2 एकड़ में, तो खेती उतनी होंगी, लेकिन इनकी फैमिली इनकम बढ़ गई है अब। तो ऐसा जो मैंने एग्जांपल दिया, तो इंडिया में ऐसे कई एग्जांपल है और कितने सारे जो लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है।
इसको टर्म को याद रखिए, अंडर एम्प्लॉयड, ये इसको डिस्गस एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, तो डिस्गस एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो बहुत सारा ये नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर का दिया था। तो ऐसा जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट दूसरे सेक्टर में भी है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरिया हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। तो डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है हज़ारों कैजुअल वर्कर रहते हैं, जो कोई पेंटिंग का काम करता है, कोई जो है घर का काम करता है, ओके, मिस्त्री का काम करता है, कोई पेंटर का काम करता है, और कई अन्य काम करते हैं। तो आपको ऐसा यहाँ पे हमारे चंद्रपुर में तो 2 स्पॉट है, एक श्री टॉकी चौक और एक दूसरा बंगाली कैंप चौक, जहाँ पे सुबह में ये सब लेबर जो है कैजुअल लेबर खड़े रहते हैं और वहाँ से फिर लोग उनको हायर करते हैं। तो इसमें प्लम्बर भी रहते हैं, रिपेयर पर्सन रहते हैं और ऑड जॉब करने वाले रहते हैं। आप उनको ले जाओगे, अगर बोलोगे कि मिट्टी उठाने का काम है तो वो करेंगे, ठीक है। तो मेनी ऑफ देम डोंट फाइंड एवरीडे वर्क। तो उनमें से बहुत सारे लोगों को रोज़ काम नहीं मिलता, कि उन्हें जाके जो है लोग जाते हैं वहाँ पे, उन्हें डेली हायर कर देते हैं, जिस दिन काम करेंगे उस दिन उनको पैसा मिलेगा। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग, ठीक है। तो रास्ते पे हम ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं, जैसे सब्जी वाले हो गए या फ्रूट वाले जो रास्ते पे ठेला ढकेलते हैं। तो इनको जो है पूरा दिन काम करने के बाद भी उनकी जो है अर्निंग थोड़ी सी होंगी, कभी उनका सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, ठीक है। तो अर्निंग बहुत कम है। दे आर डूइंग दिस बिकॉज दे डोंट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी। तो उनके पास में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए ये लोग जो है ये काम कर रहे हैं। तो हाउ कैन वी क्रिएट अपॉर्चुनिटी? सो विल टॉक अबाउट हाउ कैन वी क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर देम एंड ahead of this in the next video. So student, thank you.